ईद मुबारक मेरे भाइयों और बहनों, रहमतों का दिन आया है, अल्लाह की बरकत छाई है। अस्सलामुअलैकुम। ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल की जंग का आज 20वां दिन है और हर गुजरता दिन इस जंग को और ज्यादा खतरनाक और महंगा बना रहा है। सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अब तकरीबन $200 बिलियन का बजट मांग रहा है ताकि इस जंग को कंटिन्यू रखा जा सके। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इस बात की निशानी है कि ये जंग कितनी बड़ी और लंबी हो सकती है। इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि आज सऊदी अरब और अरब के मुल्कों के अंदर ईद है। तो जो भी लोग वहां पर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को ईद मुबारक। सिर्फ अरब मुल्क ही नहीं बल्कि इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर भी आज ईद मनाई जा रही है, खास तौर से केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। आप देख सकते हैं बीच के करीब ईद मनाई जा रही है। केरला के अंदर ईद की नमाज अदा की जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है, एक गरीब स्टेट जहां पर लोगों को एक टाइम का खाना तक नहीं है, तो वहां पर अंधभक्तों की तादाद ज्यादा है। और दूसरी तरफ केरला है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और खुले आसमान के नीचे नमाज अदा कर रहे। और दूसरी तरफ साउथ का एक और अमीर स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, यहाँ पर भी खुले आसमान के नीचे लोग नमाज अदा कर रहे। तो काफी लोग यही सोचते होंगे कि आखिर केरला में ईद उल फितर अक्सर सऊदी के साथ ही मनाई क्यों जाती है जबकि इंडिया के बाकी हिस्सों में एक दिन बाद होती है। इसका जवाब है हर साल रमजान के आखिरी दिनों में सबसे अहम चीज होती है चांद देखना, जिसे हम चांद रात भी कहते हैं। इस चांद के नजर आने पर डिसाइड होता है कि ईद कब होगी। इंडिया में आमतौर पर हर स्टेट का अपना मून साइट सिस्टम होता है जहां लोकल कम्युनिटीज और उलेमा मिलकर फैसला करते हैं कि चांद दिखा या नहीं। इसी वजह से अक्सर इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद अलग अलग दिन मनाई जाती। लेकिन केरला का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर सिर्फ लोकल मून साइटिंग पर ही डिपेंड नहीं किया जाता बल्कि सऊदी अरेबिया के ऐलान को भी काफी अहमियत दी जाती है। इस रिवायत की वजह से केरला अक्सर सऊदी अरब के साथ ही ईद सेलिब्रेट करता है। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में चांद जल्दी कैसे नजर आ जाता है और इंडिया में देर क्यों होती है। इसका जवाब जियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी में छुपा हुआ है। सऊदी अरेबिया इंडिया से वेस्ट साइड में है, मतलब वहां सूरज देर से गुरूब होता है। जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद चांद को देखने के लिए थोड़ा वक्त मिलता है और वो सूरज की रोशनी से दूर होकर थोड़ा ऊपर आए और विजुअल हो। इंडिया में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है, इसलिए चांद को उतना वक्त नहीं मिलता कि वो क्लियरली नजर आए। इसी वजह से अक्सर इंडिया में उस दिन चांद नजर नहीं आता और अगले दिन ईद होती है। केरला की एक और खास बात है उसका कोस्टल लोकेशन। समंदर के पास होने की वजह से यहाँ हॉरिजन ज्यादा क्लियर होता है, जिससे चांद देखने के चांसेस थोड़े बेहतर हो जाते। साथ ही गल्फ कंट्रीज के साथ केरला के लोगों का पुराना रिश्ता भी है। काफी लोग वहाँ काम करते हैं, रहते हैं और वहाँ की रिवायत और अनाउंसमेंट को फॉलो करते हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया का ऐलान यहाँ ज्यादा असर डालता। इसी तरह तमिलनाडु में भी कई जगहों पर सऊदी अरब के मुताबिक ईद मनाई जाती है क्योंकि यहाँ भी सिमिलर रिवायत और कनेक्शन देखने को मिलता। और बाकी के अपने इंडिया के स्टेट के वास्ते खुशकिस्मती ये है कि आज अलविदा जुमा है। अपन को अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमा एक्स्ट्रा मिल गया और वो भी अलविदा जुमा। जुमे का रोज़ा बहुत बड़ा होता है और अपने लिए आखिरी अलविदा जुमा आना, वो भी आखिरी रोज़े पर, एक खुशकिस्मती की बात है। आज हैदराबाद के मक्का मस्जिद में भी ज़्यादा भीड़ जुटी है क्योंकि अलविदा जुमा है। साथ ही हैदराबाद के एमपी और चार मीनार के एमएलए को भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं जंग के अपडेट्स के बारे में। तो ईरान ने इस जंग पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और आखिरकार अमेरिका अवाम को $1 ट्रिलियन इसराइल फर्स्ट एड देना पड़ सकता है। ईरान सीधा सीधा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कह रहा है कि उसने वॉशिंगटन को इस जंग में घसीट लिया है। इस जंग का सबसे बड़ा असर एनर्जी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। यूके और यूरोप में गैस प्राइसेस लगभग 25% तक बढ़ चुके हैं। कतर, ईरान और सऊदी अरेबिया के की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले के बाद सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर और ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है, अब ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन चुका है। अगर ये रोड ब्लॉक होता है तो दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। इंडिया भी इस सिचुएशन को गौर से देख रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इंडिया अब रशिया से एलपीजी खरीदने पर सोच रहा है ताकि एनर्जी सोर्सेस डाइवर्सिफाई किया जा सके और डिपेंडेंसी कम हो। आपको बता दूं कि इंडिया का जो ज़्यादातर तेल है वो ईरान से ही आता था और जो गैस था वो कतर से आता था। कतर के अंदर धमाकों के बाद और ईरान के अंदर हॉर्मुज़ का जो रास्ता बंद हुआ है,
इससे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा परेशानी पैदा हो गई है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुवैत में एक और ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ जिससे मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी में आग लग गई। इससे पहले मीना अल अहमदी रिफाइनरी भी निशाने पर आ चुका है। कतर का रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भी ईरान ने दोबारा हमला किया, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस हब में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए हैं। वाशिंगटन डीसी के एक इंपॉर्टेंट आर्मी बेस के ऊपर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन देखा गया है, जहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेट रहता है। इस इंसिडेंट के बाद मिलिट्री बेसेस और डिप्लोमेटिक मिशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची ने खुला वार्निंग दिया है कि अभी तक उन्होंने अपनी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। अगर ईरान के एनर्जी साइट पर और हमले हुए तो रिस्पांस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेट ने भी अग्रेसिव स्टैंस लिया है। इनका कहना है कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले ने अमेरिका को ईरान के फ्यूचर पर कंट्रोल दे दिया है। यह आइलैंड ईरान के 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का मेन हब है। हालांकि ईरान का कहना है कि एक्सपोर्ट अभी भी नॉर्मल चल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करता है तो अमेरिका उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा टारगेट करेगा। इस जंग के दरमियान डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चल रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने कतर के साथ सॉलिडरी दिखाई और एस्केलेशन को रोकने की बात की। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपील की है कि यूएस और इसराइल जंग खत्म करे और ईरान अपने हमले रोके, वरना सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने भी ईरान के कतर पर हमले की सख्त निंदा की है। यूरोप के लीडर्स भी टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मेर्ज ने ट्रंप को पॉसिबली सीजफायर सिग्नल का स्वागत किया है। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन और भी टेंस है। यूनाइटेड अरब इमारात ने बताया कि उसने ईरान के आने वाले मल्टीपल मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। कुवैत और सऊदी के ऑयल फैसिलिटीज पर लगातार ड्रोन थ्रेट्स आ रहे हैं। ईरान के अंदर भी क्रैकडाउन चल रहा है। आईआरजीसी ने क्लेम किया है कि 178 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो यूएस और इसराइल के लिए काम कर रहे थे। इन लोगों पर मिलिट्री लोकेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने का इल्जाम है। इस जंग का ह्यूमन कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ईरान के तबरेज शहर में एक हमले में 4 टेक्वांडो एथलेटिक्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरे हमले में भी कई लोग मारे गए। एनर्जी मार्केट के हालात और खराब हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में गैस प्राइसेस 30% से ज्यादा बढ़ सकती है और विंटर तक 90 यूरोस पर मेगावाट और तक पहुंच सकते हैं। यूके में तो गैस प्राइसेस ऑलरेडी 140% तक जंप कर चुके हैं। ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $115 बैरल तक पहुंच चुका है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आए तो ये $200 तक भी जा सकता है। इन सब के दरमियान एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि यूएस शायद ईरानियन ऑयल पर रिस्ट्रिक्शन हल्का कर सकता है ताकि ग्लोबल सप्लाई को स्टेबल रखा जा सके। ये एक टैक्टिकल मूव हो सकता है ताकि मार्केट कोलैप्स ना हो। इंडिया भी अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को लेकर अलर्ट है। सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग काम रहे और सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर भरोसा करें। ओवरऑल ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रही। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर सीधा पड़ रहा है। हर नया हमला, हर नया स्टेटमेंट इस जंग को और गहरा और खतरनाक बना रहा है। दुनिया अब सिर्फ ये देख रही है कि ये जंग यहीं रुकेगी या फिर एक और बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ेगी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देने वाला हाथ ऊंचा होता है और सबसे पहले उसे दे जिसका तुम जिम्मेदार हो, यानी आप पर जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। अपने माँ, अपने बाप, अपनी बहन और अपने भाई, फिर अपने करीबी रिश्तेदार और फिर अपने पड़ोसी। तो सबसे पहले इनका हक ज़्यादा है, इन्हें पहले देना चाहिए। नसाई 2533। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।